जितना टारगेट नियरेस्ट होगा उतना प्रेशर ज़्यादा, जितना प्रेशर ज़्यादा उतनी ज़्यादा फोकस रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस समय 23 पर अगर फोकस्ड है तो क्या डेडलाइन पकड़ के चल रहे हैं हम कि इस तारीख को मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। हमारा मेन मकसद होता है 3, फर्स्ट क्लास, सेकंड होता है इसी में आपका स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी, और तीसरी स्टेप मिस मत करिएगा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैं आपको पेपर 1 बता दे रहा हूं कि पेपर 1 में आपको कौन से सब्जेक्ट करने ही हैं। आंसर राइटिंग की सिंपल सी स्ट्रेटजी है 25 वर्ड्स पर मिनट। बुक कब रीड करिएगा? जब आपको लगे कि मुझे और भी जानना है तो ही, नहीं तो एंशिएंट भी इतना कोई जरूरी नहीं। जहां बुक मस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। यहां जो पीटी से पहले कंपलसरी, मैं कहूंगा केवल उसमें एक ही चीज है, वो है पॉलिटी। मतलब मस्ट कहूंगा मैं कि पॉलिटी आपको करके ही जाना। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बस मुझे बताना कि सही है कि गलत है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई भी विधि कानून नहीं बना सकती जो हमारे देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करती हो। 2-3 चीजें बड़ी फिक्स्ड है। पहला, जो मैंने क्लासेस करवाई है पेपर 2 के नाम से, कितने लोगों ने देखी है? लास्ट 3 ईयर से साइंस एंड टेक बहुत बढ़ रहा है। संडे के दिन आप कोई शेड्यूल मत बनाया करें, आपको जो पढ़ने का मन लगे। फॉर एग्जाम्पल, संडे के दिन आपको अगर लगता है आप सी सेट करिए, करंट अफेयर करिए, रिवीजन करिए। अगर आपको पढ़ने का ना मन हो तो घूमिए। इसलिए संडे का दिन आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सोशल बनाइए। सोशल डिजिटल मत बनाइए, डिजिटल सोशल कुछ ठीक नहीं होता है। यूपीएससी रियलिटी में केवल पढ़ाई के बलबूते तो नहीं निकलती। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊं, एसे राइटिंग। बट इंटरव्यू के लिए बेसिक नीड की जो जरूरत है, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बात रखने का तरीका, सुनने का तरीका लानी है। क्योंकि हमें एक ऐसा आईएएस ऑफिसर बनना है जो सुनता भी है, केवल बोलता नहीं है, क्योंकि सुनने वाला ही सही रिजल्ट ला सकता है। करंट अफेयर बहुत जरूरी है, लेकिन केवल करंट अफेयर जरूरी नहीं है। मेंस में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा जिसे आपने पहले देखा था? बिल्कुल भी नहीं। तो उस दिन जो पेपर आपके सामने है वो पूरा आपका कॉमन सेंस और आपका माइंड ऑफ सेट पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ उठाइए। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और यूपीएससी 4 करने ही है। जब आप एक क्वेश्चन दागते हुए करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी जो कि लोगों ने नहीं की है। आपको उनसे कुछ सेपरेट करना है ताकि आपके ऐसे को पढ़ने के लिए व्यक्ति इंटरेस्टेड। आप एक मैगजीन लीजिए जैसे क्रॉनिकल हुआ, या भी अभी हमारी आर्टिकुलेट आ चुकी है अनअकैडमी की, उसको आप कर सकते हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता हो पॉलिटी चल रहा है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक मतलब 5-6 दिन उस सब्जेक्ट को मत पढ़िए। उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? एक नया माइंडसेट डेवलप हो जाता है। 5-6 दिन, 2 दिन का ब्रेक। आप लोग में से कई लोग मैंने देखा है ब्रेक लेने की भी हैबिट डाली है, क्योंकि ब्रेक आपको एक नई एनर्जी देता है। कई बार चीजें होती है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव चीजें जितनी रहेगी उतना, इसलिए कुछ मोटिवेशनल जो मैं डाल देता हूँ उसको जमा करके रखा था। मतलब ये जो कोई दिन ऐसा होता है जब एक्साइटमेंट होती है तो उसमें पढ़ा नहीं जाता, और कोई दिन जब ऐसा आती है जब टेंशन होती है तो उसमें भी नहीं पढ़ा जा रहा है। तो दोनों ही चीजें। मैं इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ। कई लोगों को ये इश्यू होगा, इसका एक बढ़िया सोल्यूशन है डायरी मेंटेन करा कर। जैसे तो कुछ लोग वीडियो बनाने लग गए हैं 12 घंटे 24 घंटे। मैं यही समझ में नहीं आता हूँ कि वो 24 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिसको माइंडसेट समझ में आते हैं ना, मैं बता दूं एग्जामिनर को समझ लेगा। जिसको एग्जामिनर समझ में आ गया वो क्वेश्चन समझ लेगा, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो यूपीएससी निकालेगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि 1% भी आप कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे इस बार ऐसा कई बार लगता है इस टाइम में कि कब सिलेबस खत्म होगा, कब रिवीजन शुरू करेंगे, और कई बार हम लोग बहुत फास्ट चलने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बस हो जाए, फिर बाद में रिवीजन के समय देख लेंगे। और जब रिवीजन का टाइम आता है तब अंदर से आवाज आती है कि अभी तो वो भी बचा हुआ है, ये सेगमेंट भी बचा हुआ है। तो ये जो टाइम है जिसे हम कह सकते हैं कि कंसेप्ट बिल्डिंग वाला टाइम जिसको मैं कहता हूं, इसको कहता हूं फेज 1। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को 3 फेज में बांट रहे हैं।
पहला फेज 1 जिसको कहते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग। इस कंसेप्ट बिल्डिंग में हमारा मेन मकसद होता है 3। फर्स्ट, क्लास, प्रॉपर क्लास करनी है हमें, वो ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ जो भी आपको लगे। फर्स्ट आप कंप्लीट क्लास फोकस रहिए। जब आपको लगे कि आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है, सेकंड होता है इसी में आपका स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी, जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो एनसीईआरटी से अगर सेटिस्फाइड है तो कोई स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, लोग लक्ष्मीकांत बहुत पसंद करते हैं, बट मेरा सजेशन होता है कि लक्ष्मीकांत से ज़्यादा बेस्ट है क्लास 11, जो पॉलिटी का बुक दिया हुआ है, वो अद्भुत है। बहुत अच्छे से उन्होंने टॉपिक को डिस्कस किया है और एक थिंकिंग डेवलपमेंट की कोशिश की है। तो फॉर एग्जांपल, हमने कोई बुक ले ली है, जो भी नोट्स आपके पास है, मान लीजिए अनअकैडमी के नोट्स है, तो सेकंड स्टेप में अब आप नोट्स पढ़िए। अब मैं नोट्स क्यों कह रहा हूं कि क्लास के बाद पढ़िए? एक्चुअली जब कोई टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है तो रियल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाता है। जब आप फर्स्ट टाइम सोचिए कि फर्स्ट टाइम परसेंटेज नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि इस परसेंटेज में और भी कौन कौन से टर्म है, कौन से कंसेप्ट है, कितने टाइप के क्वेश्चन है। या फिर आप मान के चलिए कि आप साइक्लोन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जब आप साइक्लोन पढ़ते हैं तो रियलिटी में आप बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बुक और टीचर का एक बड़ा डिफरेंस बता देता हूं मैं। जब मैं पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो माइंडसेट में रखता है कि मैं किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब कोई ऑथर किताब लिखता है तो वो एग्जाम को माइंड में नहीं रखता है, वो सब्जेक्ट को माइंड में रखता है। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब आप टीचर को पढ़ रहे हैं तब आप रियल में एग्जाम को पढ़ रहे हैं। सो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि पहले आप टीचर को इसलिए देखिए क्योंकि आपको एक डायमेंशन देंगे कि देखो ये आपकी बाउंड्री है, इतना आपको कवर करना है। फिर जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो अब आपका माइंडसेट सब्जेक्ट वाला नहीं है, ऑलरेडी आपका माइंडसेट एग्जाम वाला हो चुका है। तो अब आप जब उस बुक को रीड करेंगे तो अब आप उस बुक के वो पॉइंट हाईलाइट करेंगे जो आपके एग्जाम के काम के हैं। और तीसरी स्टेप मिस मत करिएगा, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ये कैसे पता करें? फॉर एग्जांपल, हमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, इंडियन ज्योग्राफी में आपने मान लेते मेरी क्लास ली और फिर इंडियन ज्योग्राफी के बाद आपने किताब पढ़ ली क्लास 11, जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बढ़िया बुक है। या फिर मान लेते कि आपने कोई भी माजिद हुसैन से लेकर कोई भी राइटर की बुक पढ़ी हो, बर्नवाल, कोई भी। अब आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपने 75% क्रॉस कर लिया, दैट मीन्स आपका सब्जेक्ट रेडी है। अब आपको केवल उस सब्जेक्ट पर लिख देना है कि रेडी एंड ओनली रिक्वायर्ड रिवीजन। दैट मीन्स कि अब आपको केवल उस सब्जेक्ट का रिवीजन, इसको कहते हैं सब्जेक्ट आपका रेडी हो गया। सो फर्स्ट फेज जिसे हम कहेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग, इस कंसेप्ट बिल्डिंग में हमारा पहला मोटिव रहेगा क्लास, सेकंड रहेगा स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी, थर्ड रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड जैसे ही 75% क्रॉस हो जाए हम उसको क्लोज करेंगे। दैट मीन्स अब वो फरवरी में हम यूज करेंगे रिवीजन में। मान लीजिए कि आपका 75% नहीं आया, तो पहले आइडेंटिफाई करिए कहाँ वीकनेस है। 3 तरीके की वीकनेस होती है। फर्स्ट, कंसेप्चुअल, कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जैसे मुझे कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, मुझसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मेरा सवाल होता है कि क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कैसे? आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, आपके ऑप्शन 2 निकाल देते, लेकिन आपको लगता है कि 2 में से एक नहीं हो रहा है मेरे से। मैं 2 तो निकाल देता हूँ कि बी और डी है सर, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि बी होगा कि डी। और तीसरी गलती होती है कि हमें उत्तर भी पता है, जब मैंने आंसर देखा तो मुझे पता था कि हाँ यही उत्तर था, लेकिन मैंने गलती से कुछ और लगा दिया। ये 3 टाइप की गलतियां होती है। अगर मान लीजिए पहली गलती है कि आप क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पा रहे, दैट मीन्स आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है। आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, आपको उसमें एडअप करने की ज़रूरत है। चीज़ों को उसको जोड़िए और थोड़ा सा कंसेप्चुअल और डिटेल में करने की ट्राई करिए, क्योंकि जो डायमेंशन आपने बांध के रखे हैं वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। पर मान लीजिए आपकी दूसरी मिस्टेक है कि सर मैं 2 ऑप्शन तो निकाल देता हूँ, श्योर है मुझे पता है कि बी और सी होगा, बट मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाता हूँ कि बी है या सी है। दैट मीन्स आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपको चीज़ें आती हैं, आपने बढ़िया पढ़ा है, बट आपके मेमोरी में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं।
इसका मतलब रिवीजन नहीं है आपका। रिवीजन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। एक्चुअल में लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में बहुत हार्डवर्क लगता है, वो सब अपनी जगह पर है, बट मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी 2 आवर्स की प्रिपरेशन है। अब आप कहेंगे 2 आवर्स प्रिपरेशन, देखो आपने कितने आवर्स पढ़ा है इससे कोई लेना देना नहीं यूपीएससी को। वो आपकी 2 घंटे एग्जाम लेने वाली है, 100 क्वेश्चन देने वाली है। अगर आप आंसर निकाल पाए तो उसकी नज़र में आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप आंसर नहीं निकाल पाए तो उसकी नज़र में आपने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1600 आवर्स की स्टडी को हमें 2 आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 ईयर्स में मैं उनसे पूछता हूं कि क्या क्या पढ़ा, तो कहेंगे सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, पूछ लीजिए मुझसे, पर फिर क्वेश्चनों में हम उत्तर नहीं निकाल पा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने पढ़ा है, लेकिन क्या आपने उस 1600 को इतनी काबिलियत करते हुए 2 आवर में कन्वर्ट करने की काबिलियत लाई है? और अगर नहीं लाई तो इसको सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टूडेंट 1600 आवर्स की रीडिंग की थी, क्लासेस की थी, उसने बुक पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, उसने टोटल गिने तो उसने 1600 घंटे पढ़ाई की थी। अब सवाल ये कि 1600 घंटे को जब आप समराइज करोगे तो फर्स्ट टाइम समरी करने में 500 आवर्स लगेंगे। दैट मीन्स कि अब आपके अंदर एक काबिलियत आ गई है कि आप उस 1600 आवर्स की स्टडी को, जो कि जब शुरुआत करते हैं तो 1600 आवर लगते थे, लेकिन अब आप उसको 500 में कवर कर सकते हैं। जब आप उसका सेकंड रिवीजन करेंगे ना तो ये 200 आवर्स में हो जाएगा। जब आप उसका थर्ड रिवीजन करोगे तो ये 100 आवर्स में कन्वर्ट होगा। आपको अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि आप यूपीएससी के सिलेबस को 40 to 50 आवर्स में कन्वर्ट कर सको, और इसके लिए आपको एक लंबा स्ट्रैटेजी प्रोग्राम चलाना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्ट बिल्डिंग में 1600 आवर्स का टारगेट है। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग मैं कहूँगा 31 जनवरी बेस्ट है। आप 31 जनवरी अपनी डेडलाइन पकड़िए। अगर 1 मंथ आगे भी लग जाता है तो कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि आप फिर लास्ट के 1 मंथ में छोटी छोटी जो बची हुई बातें उनको कवर करोगे, और रिवीजन भी स्टार्ट हो ही जाएगा फरवरी समय। सब्जेक्ट पहले तो आप अगर 1 to काउंट करेंगे तो 30 सब्जेक्ट है, वो बहुत बर्डन लगेगा, बट आप पेपर काउंट करिए। सी सेट, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल यदि आपका ऐसा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मान लेते हैं कि कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसआईआर, ऐसा ऑप्शनल है जो आपके जीएस का है, तो मैं कहूँगा दोनों पेपर करिए उसके, क्योंकि वो दोनों ज़रूरी है। पर आपका ऑप्शनल मान लेते हैं फिलॉसफी है, हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट है जिसका जीएस में नहीं रिलेशन, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो इनका कोई जीएस में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसमें एक पेपर तो आपको करना पड़ेगा। मैं उसका रीज़न आगे बताऊंगा कि एक पेपर क्यों करना है। अब मैं आपको पेपर 1 बता दे रहा हूं कि पेपर 1 में आपको कौन से सब्जेक्ट करने ही हैं। पेपर 1 में शुरुआत होती है आर्ट एंड कल्चर से, तो आर्ट एंड कल्चर। सेकंड लिखा हुआ मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन आपको एंशिएंट और मिडिवल दोनों करने हैं, तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं पेपर 1 में हमें करना क्या क्या है। पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। जब तक मतलब बीजेपी सरकार रहेगी, प्राचीन भारत भूलना नहीं है, क्योंकि वही एक ऐसा भारत है जो लक्ष्य है उनका। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का ऐसा इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, एंड मैपिंग। दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी सब्जेक्ट, मतलब मैपिंग। इसको आप लिख सकते हैं कंपल्सरी, मतलब इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पीटी के बाद करूँगा, ये पीटी के पहले रेडी होना चाहिए, मस्ट है। मतलब इसके बगैर आप अधूरे माने जाएंगे। कितने क्वेश्चन की श्योरिटी है अगर ये रेडी है आपका? तो अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया है तो 40 क्वेश्चन आपको सिंगल यही से मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2022 एग्जाम दे चुके हैं, वो रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आप चाहें
कि टाइम हो आपके पास तो पेपर 1 में 3 चीजें अभी भी कर सकते हैं। 3 चीजें पेपर 1 में जिसको हम कहेंगे कि आपके पास टाइम हो तो करिए। वर्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग रियलिटी में 2 नियमों के साथ चलेंगे आंसर राइटिंग जब भी करना हो। मैंने कई सारे स्टूडेंट के आंसर चेक किए, बहुत बढ़िया लिखते हैं। मैंने पूछा कितने टाइम में, तो सर बोले आधे घंटे में। यह आंसर राइटिंग नहीं है। आंसर राइटिंग की सिंपल सी स्ट्रेटजी है 25 वर्ड्स पर मिनट। ये स्पीड रखनी है हमें। शुरुआत में 20 भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 150 वर्ड का आंसर लिख रहे 7 मिनट, अगर आप 200 वर्ड का आंसर लिख रहे 10 मिनट, अगर आप 250 वर्ड का आंसर लिख रहे तो 13 to 14 मिनट। ये रिड्यूस करने हर एक में 1 मिनट आपकी प्रैक्टिस के बाद। तो पहला मोटिव है पेपर 1 में जो सब्जेक्ट हमने आपको बताए हैं उसमें आपकी क्लास रेडी करनी है। उसमें आपको अपनी बुक, सब में बुक नहीं पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से मिडिवल हिस्ट्री में मत पढ़िए बुक। एक क्लास में जो भी मास्टर बता रहा है बहुत है। मिडिवल हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन में आप पूरी ताकत लगा दो 5 ही हो पाएंगे। आप सोच रहे कि मैं बुक पढ़ूंगा, कितने क्वेश्चन के लिए बुक पढ़ रहे हैं? 2 क्वेश्चंस के लिए। उस 2 क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट आपको बुक पढ़ने में 20 आवर्स लगेंगे। उससे ज़्यादा बेटर है कुछ और कर लेंगे जिससे 3-4 क्वेश्चन और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो मिडिवल में बुक मत पढ़िए, वर्ड में कोई बुक मत पढ़िए, वर्ड हिस्ट्री में बुक मत पढ़ना, मिडिवल में बुक मत पढ़ना, इंडियन सोसाइटी में बुक मत पढ़ना। इंडियन सोसाइटी में करंट अफेयर पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल कि इंडियन सोसाइटी में इस समय अगर कोई टॉपिक आ रहा है जो करंट का इशू है तो वो तुम्हारे काम का है। बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक मास्टर आपको करा ले सफिशिएंट है। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। नहीं तो हर जगह पर अगर आप सोचेंगे कि मुझे टीचर, फिर बुक, फिर एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फिर तो निपटना ही है, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन में फिर आपका बर्डन बढ़ जाएगा। तो पेपर 1 में ये जो सब्जेक्ट मैंने बताया वहां बुक मत रीड करिए। एंशन में भी बुक कब रीड करिएगा? जब आपको लगे कि मुझे और भी जानना है तो ही, नहीं तो एंशन भी इतना कोई जरूरी नहीं। जहां बुक मस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, यहां बुक मस्ट है। वहां बुक मतलब एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक। बाकी किसी में बुक मत पढ़िए। जबरदस्ती से अपने नॉलेज को बायस मत करिए। बायस इन द सेंस किसी को बहुत अच्छा लगता हो ज्योग्राफी तो लगा हुआ है, फिर 3-4 चीजें ज्योग्राफी पे की, ये करनी नहीं। तो पेपर 1 कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से पेपर 1 आपका किसी भी हालत में 30 सितंबर तक कवर होना चाहिए। और एक साथ 2 पेपर उठाया करिए कभी, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 पर आते हैं अब हम। पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हैं जो पीटी से पहले कंपलसरी, मैं कहूंगा केवल उसमें एक ही चीज है, वो है पॉलिटी। मतलब मस्ट कहूंगा मैं कि पॉलिटी आपको करके ही जाना है। और पॉलिटी पर थोड़ा स्टार लगाइए। मैं बाकी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मैं पॉलिटी की गारंटी ले सकता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन आए तो आप पढ़े हुए में से ही 10 देखेंगे और 9 सही करके आएंगे। पूरे सिलेबस में पॉलिटी पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस सब्जेक्ट में सही होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आप उठाकर देख लीजिए अपने कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, आप देखेंगे कि पॉलिटी में जो एक्यूरेसी है वो आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें रिवीजन नहीं हुआ तो कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा करने वाला सब्जेक्ट यही है। कारण यह है हर छोटी छोटी बात में ट्विस्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आर्टिकल 13 समझते हैं सभी लोग। आर्टिकल 13, जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बस मुझे बताना कि सही है कि गलत है आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई भी विधि कानून नहीं बना सकती जो हमारे देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करती हो। नहीं सर, ये नहीं लिखा। ये नहीं लिखा सर। क्या लिखा है सर? ये इसमें ये लिखा है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट। अब यहां पॉइंट देखना, स्ट्रक्चर देखा जाए आर्टिकल 13 में तो कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन कहां गलती कर देगा वो? फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। डॉक्ट्राइन। हाँ,
ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ एक तरीके से रिजल्ट है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें क्या होता है, एक टर्म ही चेंज होती है और वो आपको करती है कंफ्यूज। इसलिए इस सब्जेक्ट का सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि आप कम चीजें पढ़े लेकिन 10 बार पढ़े, मतलब मेमोराइज होना चाहिए चीजें। आपको ऐसा फिंगर्स पर याद होना चाहिए कि जितनी भी शेड्यूल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी आर्टिकल मतलब सभी नहीं, बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिल्कुल फिंगर पर होने चाहिए। बहुत सारे मामले हैं, केशवानंद भारती मामले से लेकर वामन राव का मामला है, मिनरवा मिल्स का मामला है, सज्जन सिंह का मामला है, शंकरी प्रसाद का मामला है, फिर किहोतो होलोहन का मामला है। कुछ ऐसे मामले जो बिल्कुल जबान पर होते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हुई होगी। तो पॉलिटी को अगर आप स्ट्रांग नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से आपने पेपर में कुछ स्ट्रांग किया ही नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको कई सजेशन दिए हैं कि आप पॉलिटी में भटकिए नहीं। 2-3 चीजें बड़ी फिक्स्ड है। पहला, जो मैंने क्लासेस करवाई है पेपर 2 के नाम से, कितने लोगों ने देखी है, वो रियल में बता रहा हूं यूनिक है। आप उसको मिस मत करिए। इतना डायमेंशनल चीज आपको क्लियर कर देगी वो कि आपको उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत बहुत इजी लगेगी और रियल में आपको लगेगा कि लक्ष्मीकांत क्या कहना चाह रहे, अब समझ में आया। तो पहले वो क्लास लक्ष्मीकांत और उसके बाद केवल रिवीजन, जो भी आपके पास नोट्स है उसी का रिवीजन। ये अगर आपको लक्ष्मीकांत की बुक के अलावा कुछ पढ़ना हो तो फिर एक ही पढ़िएगा, वो भी मेंस के समय, सिद्धांत और व्यवहार, जो क्लास 11 एनसीईआरटी है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेंस लिख रहा हो और वो केवल उस क्लास 11 की किताब को पढ़कर चला जाए और उसको कोई एक सवाल ऐसा मिल जाए जो उससे हल ना हो मेंस का। पीटी का थोड़ा डायमेंशन बड़ा है तो ऑब्वियसली उसमें आर्टिकल वार्टिकल नहीं मिलते ज्यादा, बट क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी, सर उसमें एक 2 बुक है, एक मैं जो बता दे रहा हूं उसमें जिसे हम कहते हैं थ्योरी की जो बुक है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी, वही वाली कह रहा हूं मैं। हाँ, तो वो ज्यादा बेटर है, दूसरी वाली किताब मत लीजिएगा। एक और खासियत होती है आपकी क्लासेस में कि ऑलरेडी आपका क्लासेस जो होती है वो फ्लो चार्ट में होती है। कोशिश तो मैं इसीलिए करता हूं कि सिंपल लैंग्वेज का यूटिलाइजेशन हो। वही है, टीचर जब पढ़ाता है तो एग्जाम को पॉइंट ऑफ करेगा, बुक जब लिखा जाता है तो सब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ किया जाता है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं बुक पर आने से पहले एक नजर टीचर पर चले जाइए, क्योंकि आपको पहले वो बता देंगे कि आपका टारगेट क्या है। अब पेपर 2 में 3 और पेपर सब्जेक्ट है, बट वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी मतलब पीटी से पहले आप कर सकते हैं। गवर्नेंस मतलब शासन, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, तीसरा आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध। पिछले कुछ वर्षों से आईआर से कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं वो कौन से सवाल है, वो आप पढ़ते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन में कुछ भी होगा तो वो आईआर का हिस्सा है, बट वो करंट अफेयर भी है। अगर हम बात करें आईएमएफ में कुछ भी हो, वर्ल्ड बैंक में कुछ भी हो, वो आईआर का भी हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का भी हिस्सा है। तो वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आप आईआर नहीं कहेंगे, उसको आप कहेंगे करंट वाले जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पर बातचीत आती है। ये तीनों मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट पीटी से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीटी के बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या होता है। तो ये पेपर 2 में कंपलसरी पॉलिटी। इसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको लगे तो करना। पेपर 1 की कर रहे तो भी सफिशिएंट है, पेपर 2 ना भी करे तो चल जाएगा, क्योंकि पीटी के बाद करेंगे हम। अब आते हैं पेपर 3। इससे हमारे कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन हमारे जो प्रीलिम्स के कवर होंगे पेपर 2 से। पेपर 3 में 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। सेकंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। फोर्थ है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और फिफ्थ है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें कंपलसरी ऊपर के तीनों है, करने ही हैं। लास्ट 3 ईयर से साइंस एंड टेक
बहुत बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट से लेकर बाकी चीज़ों के, साइंस की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो ये 3 जिसे हम कहेंगे कंपलसरी, 40 क्वेश्चन है ये आपके, तो 40, 20, 40, इसी में स्टैटिक भी है और करंट पोर्शन भी है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा फोकस मत करिएगा, मेंस में भी इसके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है ये। आप अगर एक बार भी पढ़ लेंगे किसी टीचर से, कोई बुक मत पढ़ना। इंटरनल सिक्योरिटी में कोई बुक नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई बुक नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स में बुक ज़रूर पढ़िए। बुक का सेंस है, जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी, आपने देखा होगा मृणाल सर के साथ, तो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक मैंने देखी सच में अच्छी किताब है, बट उसमें प्रॉब्लम है कि वो हिंदी में नहीं है, बट इंग्लिश में काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं तमिलनाडु बोर्ड को ले रहा हूँ बाइलिंगुअली, जल्द ही उसकी क्लासेस शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स की। सेकंड है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में आप लोग एक चीज़ ज़रूर करेंगे, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति नाम की मैगजीन, इसको ज़रूर करा करिए क्योंकि इसके सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। हाँ, केवल 11-12 की करो, क्लास 6, 7, 8 की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने देखा पूरी सेम है वो। और उससे 11-12 में भी केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, बाकी आपको वो नहीं देखना है माइक्रो, क्योंकि माइक्रो का एक सवाल के लिए इतनी बुक मत पढ़ा करिए। हमें स्मार्ट स्टडी का मतलब यही रखना है, ज़्यादा जहाँ से आ रहा है वो चीज़ें। और साइंस टेक पहले मास्टर से पढ़े, जैसे कई बार आप में से कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के होते तो कहते हैं सर मेरे साइंस समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप एक बार वीडियो देखिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सिस्टमेटिक बताता हूँ मैं, ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है और आपको ज़ीरो से सब मुझे बताना है। तो साइंस टेक अगर आप कवर कर लेंगे टीचर की हेल्प से, हमारी हेल्प से, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बुक ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा मैं क्योंकि इसमें सच में मार्केट में कोई अच्छी बुक नहीं है। जब आप उठाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मैं बोर हो गया। लेकिन इकोलॉजी इन्वायरमेंट में एक अच्छी किताब अब मुझे मिल गई है, वो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर करिएगा, PMF IAS वालों की, बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में अगर इसको कर सकते हैं तो बहुत सफिशिएंट है, फिर इससे बात कुछ और मत करना, कोई NCERT नहीं, कुछ नहीं, केवल यही सफिशिएंट है। अब आते हैं CSET पर। ऐसे लोग जिनका CSET मतलब एक तरह से कि सवाल देखते ही डर पैदा होना है, वे अभी शुरू करें CSET को। फॉर एग्जाम्पल सैटरडे संडे का टाइम होता है ना, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए। संडे के दिन मेरा हमेशा सजेशन होता है कि अपना शेड्यूल संडे के दिन मत फॉलो करो। क्या होता है कि हम जब एक ही मोनोटोनस वे में आगे बढ़ते हैं, मान लो कि आपने पूरे 7 डेज का शेड्यूल बनाया है, आपने कहा मैं संडे भी पढ़ाई करूंगा, तो एक टाइम के बाद आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। संडे के दिन आप कोई शेड्यूल मत बनाया करिए, आपको जो पढ़ने का मन लगे। फॉर एग्जाम्पल संडे के दिन आपको अगर लगता है आप CSET करिए, करंट अफेयर करिए, रिवीजन करिए। अगर आपको पढ़ने का ना मन हो तो घूमिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपको UPSC में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो कि रियल चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि UPSC रियलिटी में केवल पढ़ाई के बलबूते तो नहीं निकलती। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊं, एसे राइटिंग। जब आप एसे राइटिंग करेंगे ना तो रियलिटी में आपको अपनी पूरी लाइफ फ्लैशबैक होती हुई दिखाई देगी। फ्लैशबैक का मतलब, आपने कभी ऐसे लिखा है, किसी ने ट्राई किया है? ऐसे जब आप ट्राई करते हैं तो 2 पेज तक तो आपको लगता है कि हाँ मैं लिख रहा हूं, तीसरे पेज में अब समझ में आता है कि 15 साल पृथ्वी पर गुजार लिए, कक्षाओं में बैठ लिया, लेकिन हम लाइन नहीं लिख पा रहे हैं। अब आपको अपनी जिंदगी को पूरा फ्लैशबैक कि क्या क्या मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। इसलिए ऐसे राइटिंग हो या इंटरव्यू प्रोग्राम हो, आपका घूमना, जगह पर जाना सब ज़रूरी है। इसलिए संडे का दिन आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बनाइए। सोशल डिजिटल मत बनाइए, डिजिटल सोशल कुछ ठीक नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कई बार भ्रांतियाँ चलती हैं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे गाड़ी में हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आपका एक वीडियो वायरल चल रहा है, कोई IAS है, उन्होंने आपका एक क्लिप डाल दिया है। हाँ, कोई क्लिप डाल दिया है, तो 2 मिनट का क्लिप डाला है और 2 मिनट में भी मैंने बातें जो बताई है वो बिल्कुल सटीक बात बताई है।
1.5 घंटे का वीडियो है, उस 1.5 घंटे में 2 मिनट का वीडियो डालकर बता रहे कि मैंने उस वीडियो में बताने की कोशिश की कि भाई तुक्का कैसे लगाते, तुक्का इन द सेंस, देखो यूपीएससी में कोई ऐसा मतलब माई का लाल है नहीं है जो ये कह दे कि मुझे 100 क्वेश्चनों में 60 आते थे, हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्ट यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं जब मैं सॉल्व करता हूं ना, मान लो मैं जैसे ही पेपर आता है मेरे पास तो मैं सॉल्व करने बैठता हूं, तो मैं इतने विषय पढ़ाकर भी 55 से ऊपर नहीं कर पाता। फिर मैं लॉजिक लगाता हूं 56वें पर, तो वो लॉजिक बताया मैंने कि भाई आप जब 56वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या लॉजिक से सॉल्व करेंगे, वो समझाने की कोशिश की है मैंने। तो उसमें वो महोदय कहीं और चले गए, कोई उसमें नाराजगी नहीं है, वो अपने विचार है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सोशलाइज हुइए, लेकिन ज़्यादा नहीं मतलब एक तो डिजिटल नहीं, आप अपने जो भी घर की बातचीत है, घर का कुछ काम है वो करिए। जैसे आप कमरे पर रहते हैं तो आप अपने घर का जो भी ज़रूरत है सब्जियां वो लेने जाइए, वो इसलिए जाइए ताकि आपको पता चले लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। मुझे तकलीफ तब होती है, कई स्टूडेंट इंटरव्यू में पहुंच तो जाते हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख पाते हैं, और अगर अपनी बात नहीं रख पाए तो वो इंटरव्यू तकलीफदायक बन जाएगा। रियलिटी में आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको केवल अपनी बात रखने का नंबर दिया जा रहा है। देखो इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है। 250 नंबर का पेपर है, किसी भी 250 नंबर के लिए कितने घंटे पढ़ते होंगे, मिनिमम पकड़ लो। सच सच बताओ कि 250 घंटे के लिए एथिक्स का पेपर भी हो तो कितना घंटे पढ़ना पड़ता है? एटलीस्ट 100 आवर्स, मानते हैं ना कि 100 आवर्स तो पढ़ना पड़ता है। 275 मार्क्स का इंटरव्यू है तुम्हारा, कितना घंटे पढ़ना होता है उसमें? 25 आवर्स। और तुम अगर पूरी ताकत लगा दोगे एथिक्स में तो 110 से ऊपर नहीं जा पाओगे। कोई पेपर मुझे बता दो टॉपर ने 140-150 नंबर लाए हो किसी जीएस के पेपर में, बट 275 में तुम 200 भी ला सकते हो। तुम ये बात समझ रहे हो कि तुम 2 पेपर का मार्क्स केवल एक इंटरव्यू से खींच के लाओगे। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी अभी से करनी है, नहीं, बट इंटरव्यू के लिए बेसिक नीड की जो जरूरत है, मेरा कम्युनिकेशन, मेरा बात रखने का तरीका, सुनने का तरीका, वो मैच्योरिटी भी तो लानी है कि एक्सेप्ट कर सकता हूं भाई मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको आंसर लिखने के लिए दिया और मैंने कहा कि अब आप एक दूसरे के आंसर चेक करो, तो अंदर से कई लोगों को लगेगा ये मेरा आंसर चेक करेगा। इसका मतलब आपकी मैच्योरिटी अभी अधूरी है। भाई कोई भी व्यक्ति जब चेक करेगा, ठीक है उसकी बुद्धिमत्ता उतनी ना हो लेकिन वो भी आपके साथ बैठा है, आपके बराबर की तो होगी, 19-20 का खेल होगा बस। अगर वो 5 नंबर दे रहा है तो ठीक है, 5.5 आ रहे होंगे, 6 आ रहे होंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 5 आ रहे होंगे और आपके 8 आने वाले थे। तो कई बार ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरा पड़ोसी मेरी कुछ मदद करे। तो ये मैच्योरिटी भी लानी है, क्योंकि हमें एक ऐसा आईएएस ऑफिसर बनना है जो सुनता भी है, केवल बोलता नहीं है, क्योंकि सुनने वाला ही सही रिजल्ट ला सकता है। इसलिए वो सुनने की काबिलियत कब डेवलप होगी? जब आप मार्केट में निकलेंगे। आप अगर हर जगह पर अपनी बात है, जैसे आपको कितना नॉलेज है पॉलिटी का, आईआर का, वो सब्जी वाले को क्या लेना देना है? पर सब्जी वाला जब तुमसे बात करेगा तो तुम्हें बराबरी में बात करेगा, वो कहेगा ये कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं दुनिया को। उनकी भी बात सुनो, तुम्हें उससे पता चलेगा कि उसका माइंडसेट क्या कहता है। उसका माइंडसेट समझ गए तो तुम्हें धीमे धीमे माइंडसेट समझ में आने लग जाएंगे। और जिसको माइंडसेट समझ में आते हैं ना, मैं बता दूं एग्जामिनर को समझ लेगा। जिसको एग्जामिनर समझ में आ गया वो क्वेश्चन समझ लेगा, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो यूपीएससी निकालेगा। हर चीज रीड करनी है। एक सीरीज आई थी, मतलब अद्भुत सा एक सीन था उसमें, वेब सीरीज थी संगीत पर, अमेजोन प्राइम पर, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बंदिश पंडित ऐसा कुछ नाम था। तो उस सीरीज में बस एक जो सीन बहुत अद्भुत लगा था कि जो कंपटीशन होता है संगीत का, तो उसके जो गुरु थे, कॉम्पिटिटर मतलब जो गुरु सिखाने वाले थे, वो गुरु ने मना कर दिया। तो उनकी माताजी कहती कि मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगी, लेकिन माताजी 1 महीने तक संगीत नहीं सिखाती, झाड़ू पोछा करवाती है, बर्तन साफ करवाती है, खाने में आटा गुथवाती है। फाइनली बच्चा 1 महीने में परेशान होकर चिल्ला देता है। वो कहता है आप खुलकर बता दीजिए कि संगीत नहीं सिखाना है तो मत सिखाइए।
पर ये घर के काम करने से मैं संगीत कैसे सीखूंगा? तब वो जवाब देते हैं कि संगीत आपको क्या लगता है कि तारों में ही होता है? संगीत हर जगह है। जब आप कपड़े धो रहे हैं और उसकी आवाज आ रही है तो क्या आप उसको फील कर पा रहे हैं? जब आप बर्तन साफ कर रहे हो तो क्या उसमें जो ध्वनि आ रही है उसको फील कर पा रहे हैं? और जिस दिन आप ये फील करने लग जाओ तो रियल में आप संगीत सीख रहे हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया है? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप सब्जी वाले से बात करते हैं तो आपको फील होता है कि मैं सीख रहा हूं उससे भी 2 बातें। मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जो शायद मैं इसके पहले नहीं समझ पाता, तो उसको कहते कि आप यूपीएससी में डूब गए। इसको कहते यूपीएससी में डूबना। लोग जब यूपीएससी में डूबने का मतलब सोचते तो वो कहते कि किताबें पढ़ रहा है, बहुत सारी चारों तरफ किताबों का ढेर लगा हुआ है। नहीं, वो जब चलता है हर जगह। अब सोचो मैं बंदिश देख रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग कहां चल रहा है? मैं कुछ अलग ही गेम में लगा हुआ हूं कि नहीं, ये तो यूपीएससी के काम की चीज है। इसको कहते हैं कि ये लॉजिक है। तो जब आपका दिमाग, इसे कहते हैं ना कि यूपीएससी में हो जाए, तो आपको हर जगह सीखने का मौका मिलता है। इसलिए संडे के दिन आप अपनी लाइफ को चलने दीजिए जैसी चल रही है। अब हम आते हैं सीसेट पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और पहली बात, शुरुआत करना रीजनिंग से, मैथ्स मत पढ़ना पहले। उसका कारण यह है कि मैथ्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रीजनिंग में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैथ्स में आना और फिर कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला आपका सीक्वेंस पता है क्या है? सबसे पहले आप आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर, सीधा ब्रह्मास्त्र। आपका वो अल्टीमेट वेपन है। वो आपकी जान कब बचाएगा? जब आपको मैथ रीजनिंग डुबा रहा हो। पर अगर आपने ब्रह्मास्त्र ही चला दिया और वो फेल हुआ, फिर कौन सा अस्त्र है? फिर तो कंफर्म है कि हमें फेल होना ही है। तो ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप रीजनिंग को स्ट्रांग करिए, और रीजनिंग में कुछ मत करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है? अगर आपको कोई बुक लेनी हो और मान लो मूड है, तो एक बेस्ट बुक है जो आर एस अग्रवाल की आती है। बट आर एस अग्रवाल की किताब देखी है किसी ने? इतनी मोटी किताब है। उसको मैं छोटा करवा देता हूं। वर्बल रीजनिंग आप ले सकते हैं केवल। तो जो मैंने पढ़ी है, जिसके बेसिस पर मैं पढ़ाता हूं, वो है क्वांटम कैट। एक किताब आती है क्वांटम कैट। इससे ज्यादा बड़ी किताब मैथ्स में नहीं है, मतलब 10वीं के लिए। उनको 4 टॉपिक मैं कहूंगा कंपलसरी है। नंबर सिस्टम करके ही जाना है, और सेकंड परसेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंस, परसेंटेज। थर्ड रेशियो प्रपोर्शन, और चौथा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बस जिनका मैथ्स बहुत वीक है, स्किप करने का दिमाग में रखना नहीं है। अब मैं सीसेट में थोड़ी सी बातें बता दूं। आप सैटरडे संडे शुरू करिए। एक नियम फॉलो कर सकते हैं अगर, तो 1 अक्टूबर से शुरू करना इस नियम को। 1 अक्टूबर से बस एक रूल फॉलो करिएगा, डेली 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग। और अगर इसको स्ट्रिक्टली कर लिया तो मैं पर्सनल गारंटर हूं, अगर पीटी में सीसेट में फेल हो जाए तो सीधा मेरे पास आ जाना। मैं जो भी भरपाई हो सकती है, 2 लाख 5 लाख वो करा दूंगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। कारण है कि 1 अक्टूबर से लेकर 28 मई लगभग आपके पास 200 दिन होते हैं। 200 दिन में अगर मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन डेली किए, केवल 10, 5 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो कितने हो गए? 2000 क्वेश्चन। 5000 क्वेश्चन करके तो लोग टीचर बन जाते हैं। 2000 में भी सीसेट ना निकले तो फिर कब निकलेगा? तो बहुत सफिशिएंट है। इसका बेस्ट तरीका होता है 10 क्वेश्चन डेली। और वो कब करेंगे आप? मॉर्निंग, सुबह उठते ही आधे घंटे का टाइम दीजिए 10 क्वेश्चंस के लिए, इससे ज्यादा टाइम मत दीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब एक आखिरी पॉइंट आता है करंट अफेयर पर। करंट अफेयर में कई बार लोग बहुत ज्यादा, वर्तमान में जो यूट्यूब हो गया है, भरा पड़ा है। मतलब मैं उन चीजों का बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं जो 24 घंटे में 5-6 घंटे करंट अफेयर की बात करते हैं। मत करो। करंट अफेयर बहुत जरूरी है, लेकिन केवल करंट अफेयर जरूरी नहीं है। करंट अफेयर के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप डेली हाफ आवर की समरी कर लीजिए, जैसे मृणाल सर का मैं सजेशन देता हूँ कि भाई वो कई बार वीडियो अगर 10 मिनट का है तो 10 मिनट का बनाएंगे, 30 का है तो 30 मिनट का, वो जबरदस्ती 2.5 घंटे का नहीं खींचेंगे। पर एक न्यूज़पेपर आप जरूर रीड करिए। उसका कारण है 2। एक तो आपकी अपनी रीडिंग एबिलिटी डेवलप होगी,
दूसरा, आपका भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होना चाहिए। कब तक मास्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जीते रहोगे? तुम्हें भी तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है। भाई मोदी जी ने कोई योजना लाई और मैंने उस योजना को समझाया कि वो योजना ऐसी थी वैसी थी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना होगा। ठीक है, वो मेरे जैसा ही हो सकता है, लेकिन आपको एक पॉइंट तो ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं था। ये पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में मास्टर के साथ साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको आंसर तक ले जाएगा। क्योंकि मेंस में आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा सवाल आपको दिख जाएगा जिसे आपने पहले देखा था? बिल्कुल भी नहीं। तो उस दिन जो पेपर आपके सामने है वो पूरा आपका कॉमन सेंस और आपका माइंड ऑफ सेट पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें टीचर आपकी मदद कर रहा है क्वेश्चन समझने में, शब्द देने में, सीक्वेंस देने में, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपने थिंकिंग एबिलिटी डेवलप की थी। वे स्टूडेंट जो केवल ब्लाइंड फेथ करते हुए सोच रहे हैं कि मैं केवल सर को रट लूँगा, सर के सारी चीज़ें देख लूँगा, एक समय के बाद आपको फील होगा कि मैं 200 नंबर में, 250 नंबर में आपको 90 तक तो ले जाऊँगा, लेकिन आपका 120 नहीं करा सकता हूँ मैं। वो 120 करने की काबिलियत आपकी है और उसके लिए आपको अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। और उसका तरीका होता है आप रीडिंग कितना करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ गए हमारा 31 जनवरी तक का टारगेट। 31 जनवरी को आपने रेडी कर लिया। अब आते हैं 1 फरवरी से। 1 फरवरी से कंसेप्ट या कोई किताब या कोई भी स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी मत पढ़ना। इस समय अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो रियल में आप सबसे बर्बाद करने वाले टाइम, जो टाइम बर्बाद करने वाला सबसे क्रूशियल टाइम है, उसको वेस्ट कर रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीनों का मतलब अगर हम कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 110 दिन है, क्योंकि आखिरी के 5-10 दिन कोई पढ़ाई होती नहीं है। इन 110 दिन में हमें 3 रिवीजन करने, मैं कहूँगा 4 भी करवा सकता हूँ मैं। फर्स्ट रिवीजन पूरा 2 मंथ का होगा, फरवरी एंड मार्च। कितने घंटे पढ़ाई होती है फरवरी में? औसतन, एवरेजन। इस समय तो हम 6-7 मानते हैं, लेकिन उस समय मैं मानता हूँ फरवरी में हम 8 to 9 आवर्स की स्टडी पकड़ते हैं कि 8 to 9 आवर आप पढ़ेंगे। तो 60 डेज में अगर आप 9 आवर भी पढ़ते तो 540 आवर्स आप पढ़ रहे हैं। इसमें पहला रिवीजन प्रॉपर हो जाता है। प्रॉपर रिवीजन का मतलब क्या है? जो नोट्स बनाए हैं वही पढ़ना है, क्लास नहीं करना रिवीजन का मतलब है। फिर आप कहेंगे सर अगर कोई चीज़ समझ में न आई रिवीजन करते समय, तो आपके पास क्लास रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन वो कब देखोगे? केवल जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो, अन्यथा आप नोट्स को ही मेमोराइज करेंगे। सेकंड, जब भी आपको पढ़ने से बोरियत लगे कि अब तो मैं रिवीजन कर चुका हूँ, बोर हो गया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ उठाइए। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और यूपीएससी 4 करने ही है। आप जो भी टॉपिक उठा रहे हैं ना, सब्जेक्ट लिखो। अब आप उसको कोरिलेटेड करो कि हाँ इसके साथ क्या जोड़ सकता हूँ मैं, ये क्या पॉइंट आ सकता है। तीसरा, जब आपने लगभग कुछ रफ वर्क कर लिया तो जैसे आप लिखना स्टार्ट करते, तो आप में से कई लोगों ने ऐसे जब लिखा है तो कैसे कर लिखते हैं? ऐसे या तो कोई स्लोगन लिखते हैं, यहाँ से कई लोगों ने शुरुआत करते। ऐसे लिखने का एक और नया तरीका होता है और वो होता है क्वेश्चन। शुरुआत में एक सवाल दागिए जो एक नई ओपनिंग आपको देगा। जैसे समाचार पत्र में सुना कि भारत आंशिक स्वतंत्र राष्ट्र है। एक रिपोर्ट आई थी, पार्शियल इंडिपेंडेंट है हम, मतलब हम पहले कहते थे कि इंडिपेंडेंट, अब हम पार्शियल इंडिपेंडेंट या पार्शियल लिबर्टी है। क्या यही भारतीय संविधान निर्माताओं का लोकतंत्र था? क्वेश्चन मार्क। अब शुरुआत करिए। जब आप एक क्वेश्चन दागते हुए करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी जो कि लोगों ने नहीं की है। आपको उनसे कुछ सेपरेट करना है ताकि आपके ऐसे को पढ़ने के लिए व्यक्ति इंटरेस्टेड हो। वो पढ़ना नहीं चाहता है, बुजुर्ग सा आदमी है, आपको उसको पढ़वाना है कि पढ़ो, मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपने अपनी ज़िंदगी में ना सुना होगा। तो आपको कुछ स्टार्टिंग ऐसी करनी है जो उसको फील करा सके। और आखिरी नियम होता है ऐसे राइटिंग में, ऐसे में जब भी आप लिख रहे होते हैं
तो याद रखिएगा कि आप रियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फेथ करिए और केस स्टडी डालिए। जैसे आपने कभी, मेरा अगर आर्टिकल आता है कई बार दैनिक जागरण में, वो आर्टिकल कभी देखोगे तो मैं केस स्टडी डलवाता हूँ हमेशा, क्योंकि केस स्टडी से मैं उसको रियलिटी में लेकर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक आर्टिकल दिया था, डिफेंस सेक्टर में FDI आया था, तो मैंने उसका रियल केस स्टडी डाला था कि FDI अगर डिफेंस सेक्टर में आता है तो उसका कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने बेनिफिट उठाया और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका लॉस हुआ है। तो जब मैंने रियलिटी बता दी तो हो गया मेरा टारगेट पूरा उसी में। तो आप केस स्टडी, अब आप कहेंगे सर ये केस स्टडी कहाँ मिलेंगे, तो ये 2 जगह मिलते हैं। पहला तो न्यूज़पेपर, पर दूसरा जो योजना और कुरुक्षेत्र आप खरीदते हैं ना, वो इसीलिए खरीदते हैं हम लोग बस। जैसे मान लो कि आपको योजना मिलेगी एजुकेशन पर, तो आपको फील होगा कि एजुकेशन पर जो योजना है उसमें 10 अलग अलग केस स्टडीज़ है। किसी राजस्थान का ओरिजिनल केस स्टडी है, वेस्ट बंगाल का कोई ओरिजिनल केस स्टडी है, तो यही केस स्टडी आपके ऐसे को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। और आप लोग क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियल यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर बातें कई सारी कर रहे हैं। आपको ज़मीनी स्तर के केस दिखाने, वो आपको योजना और कुरुक्षेत्र में मिलेगा। साइज नहीं होगा तब तक रिवाइज नहीं होगा, और जब तक रिवाइज नहीं होगा वो बकवास है। सर क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स में आपका बिल्कुल, मंडे का वीकली करने के बाद आप एक मैगजीन लीजिए, जैसे क्रॉनिकल हुआ, या भी अभी हमारी आर्टिकुलेट आ चुकी है अनअकैडमी की, उसको आप कर सकते हैं। और सर कंटिन्यू हो नहीं पाता, मतलब मंथली 2 मंथली बाद तो लगता है कि मतलब एक डीमोटिवेशन आ जाता है और कई बार लगता है होगा कि नहीं होगा। नहीं सर ये नहीं आता, बट मतलब जैसे कि माइंड या जो भी मतलब हर मंथ बाद लगता है कि यार इतना टाइम हो गया, एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है वो पॉलिटी चल रहा है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक मतलब 5-6 दिन उस सब्जेक्ट को मत पढ़िए। तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, एक नया माइंडसेट डेवलप हो जाता है। 5-6 दिन, 2 दिन का ब्रेक। आप लोग में से कई लोग मैंने देखा है ब्रेक लेने की भी हैबिट डाली है, क्योंकि ब्रेक आपको एक नई एनर्जी देता है। 2 दिन कुछ मत पढ़िए। जैसे जब आप पढ़ रहे 2 महीने से आपको भरोसा है कि आपने बढ़िया पढ़ाई की, 2 से 3 दिन कोई स्टडी नहीं, पूरा रोक दीजिए अपने आप को, फिर आपको वापस अपनी एनर्जी मिल पाएगी। दूसरा, जब आपका कोई चीज़ पूरी होती है तो आप अपनी तारीफ करते हैं कभी, यस सर। मतलब एप्रिशिएट करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि मार्केट इतना नेगेटिव हो चुका है कि आप किसी को बोलने जाएंगे तो 4 बातें आपको बता देगा कि आप UPSC कर रहे हो। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि उनको ना बताते हुए खुद को एप्रिशिएट कर। बोलना अपने आप से है। बोलने का मतलब भाई 2 मिनट अकेले में रहकर आप कह रहे कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा किया। चीज़ें जब तक आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैंने एक चीज़ प्रैक्टिकली की थी कि एक क्लास में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था एक ऐसा स्टूडेंट, मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं केवल उसको मतलब तारीफ ही कर रहा हूँ कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैंने ये महसूस किया कि उसके अंदर जो चेंज आए हैं वो अद्भुत थे। वो सिलेक्शन लेगा कि नहीं वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि वह अब पढ़ने लगा है, वो चीज़ों को देख रहा है। अब वो खुद कहता है कि सर मुझे कई बार लगता है कि शायद अगर UPSC के साथ UPPCS दूँ तो कोई गलत नहीं होगा, कोई तो जॉब मिल जाएगी। जब वो पहली बार आता था तो वो केवल कहता था मैं तो UPSC दूंगा। कई बार चीज़ें होती है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, वो भी खतरनाक हो जाती। इसलिए पॉजिटिव चीज़ें जितनी रहेगी उतना ही, इसलिए कुछ मोटिवेशनल जो मैं डाल देता हूँ उसको जमा करके रखा करो। हाँ, तो वो जो 10-12 वीडियो रखे हैं, जब भी लगे कि मार्केट पूरा मतलब बुरा भला पूरा कह रहा है, जोर जोर से सुनो उसको। सर बट जब गैप करते ना कि जैसे 5 डेज, हाँ 2 दिन 5 दिन, 1-2 दिन जैसे थोड़ा गिल्ट फील होता है कि यार स्टडी नहीं वो ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब शुरू भी करोगे तो डायरेक्टली पिकअप नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि 3 दिन का गैप हुआ सर फिर उसका तो पढ़ाई नहीं हो रही मेरी, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। आप पहले 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 फिर पिकअप आएगा। भाई गाड़ी पूरी बंद की फिर चालू की तो आप क्या सोच रहे 120, ऐसा थोड़ी हो सकता। पहले हमें धीमे धीमे उसको पिकअप देना होगा, तो वो होगा और वो इम्प्रूवमेंट लाएगा आपको। ये गैप बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप बीच बीच में गैप लेते रहा करिए। मेरे को आर्ट एंड कल्चर में ये पूछना है कि मेरे को फेस्टिवल्स जो हैं, हाँ,
फेस्टिवल्स और फेयर्स मैं दोनों चीज स्किप किया है। ठीक है। वो करना है कि नहीं फेस्टिवल्स में केवल वही फेस्टिवल कर लो जो या तो किसी पर्टिकुलर जनजाति के हैं या करंट में चल रहे हो। जैसे फेस्टिवल में मान के चलते हैं कि एक असम का बिहू है, तो एक्चुअल में असम का बिहू कहिए या मणिपुर का कीर्तन कहिए, हाँ तो एक्चुअली जो जनजाति के फेस्टिवल, इसलिए एक फेस्टिवल आपको बताने ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब आप आईएएस बनेंगे तो उसके बाद आपको जो भी रीज़न मिलेगा उस रीज़न में आपको उन जनजाति लोगों की चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम में नहीं। कोई दिन ऐसा होता है जब एक्साइटमेंट होती है तो उसमें पढ़ा नहीं जाता, और कोई दिन जब ऐसा आती है जब टेंशन होती है तो उसमें भी नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ा जाता है, तो दोनों ही चीज़ें मैं इसका एक सोल्यूशन बताता हूँ, कई लोगों को ये इश्यू होगा। इसका एक बढ़िया सोल्यूशन है, डायरी मेंटेन करा करिए। जैसे मैं जब प्रिपरेशन करता था तो हम क्या करते थे, एक डायरी लिखते थे। जैसे आज की तारीख है कि 20 अगस्त या 21 अगस्त, तो हम क्या करते थे उसमें लिखते थे सुबह 6 बजे मैं उठा। अब 6 से लेकर 8:30 बजे तक मैंने पढ़ा है, तो मैं लिखता था 6 to 8:30, तो मुझे फिर शाम को पता चलता था कि 7 ही घंटे मैं पढ़ पाया हूँ। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। 7 घंटे, और अगले दिन जब 7:30 होंगे तो आपको बहुत बेटर लगता है। आजकल तो कुछ लोग वीडियो बनाने लग गए हैं 12 घंटे 24 घंटे। मैं यही समझ में नहीं आता हूँ कि वो 24 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो भी एक अलग ट्रेंड चल गया है आजकल तैयारी में। देखो मोनोटोनस, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इसको रोका करो। 3-4 दिन अगर वेस्ट होते हैं ना तो उसको दिमाग पे हावी मत होने देना, क्योंकि वो 3-4 दिन फिर एक दिन और खा जाएगा। उससे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये कि अब आप ये सोचिए कि अगले 4-5 दिन में क्या कर सकता हूँ इसको कवर करने के लिए। 3 दिन की पढ़ाई अगर हम पकड़ेंगे 7-7-7 21 घंटे का नुकसान हुआ। और सोचो तुमने 5 दिन में प्लानिंग किया है कि मैं 3-3 घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, 15 घंटे रिकवर हो गए। नुकसान कितने का हुआ फिर? 6 आवर का। तो दिमाग को ट्रेन करो कि मेरा नुकसान नहीं हुआ है, अब मैं उसको क्या कर लूँगा, कवर। आज लोग मधुकर सर का सेशन था हमारे यहाँ अनअकैडमी सेंटर दिल्ली में। ऐसे तो उनका ऑनलाइन क्लासेस हम लोग शुरू से बहुत करते आए हुए हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और आज सामने से मिल के जो उनसे बातें सीखी हैं हम लोग, वो बहुत ही अच्छा है। और थैंक यू अनअकैडमी फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू अस। जैसा कि मैंने मधुकर सर का ऑफलाइन सेशन लिया है, अभी तक मैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस से लेता हूँ। सर की बड़ी अच्छी लगती है इससे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया किस तरीके से बच्चों को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से मोटिवेशन रहना चाहिए, या जो भी डाउट्स थे वो क्लियर किए। तो उनका जो भी पढ़ाया था उनको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और ऐसा लगा कि शायद अब जो भी अब इस तरीके की क्लासें हैं, डाउट क्लासें, वो दोबारा जो है अनअकैडमी दोबारा इस चीज़ को प्रोवाइड करें। मैंने सर का ये इवेंट ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट इवेंट था और मैं चाहूँगी कि और भी जो लोग हैं वो आए, इवेंट को ज्वाइन करें और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्राप्त करें। हाय एवरीवन, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, आज हम अनअकैडमी वर्ल्ड राजेंद्र नगर के सेंटर पर आए और इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ के मामले में वर्ल्ड क्लास है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करें। साथ ही साथ मैंने यहाँ कुछ बातें बताई हैं जो सेंटर हेड हैं, जो इस पूरी सेंटर को चलाने वाले, मतलब हम कहेंगे केंद्र बिंदु है, उनसे भी हमने बातचीत की है कि जहाँ भी कोई स्टूडेंट जब विज़िट करें, उन्हें कोई भी अगर इशू आता है तो वह डायरेक्टली ना केवल आपके समस्याओं का समाधान करेंगे, बल्कि आपको किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजी हो, प्रॉब्लम हो, वो जो आपके सजेशन है वो भी आपके हम तक अनअकैडमी टीम तक पहुंचाएंगे। तो सभी लोगों का भरपूर स्वागत है अनअकैडमी वर्ल्ड राजेंद्र नगर में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।